Good morning, students. Dear students, today we will read the remaining part of the second lesson. So, let's start the class. प्यारे बच्चों, हमने आपको सेकंड लेसन जो है वो यहाँ से पहले पढ़ा दिया था। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपना जो बचा हुआ भाग है उसको शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ से पढ़ते हैं, टीपू सुल्तान शेर मैसूर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि शेर मैसूर के नाम से किस सुल्तान या शासक को जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हैदर अली कौन थे? हैदर अली मैसूर के शासक थे। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान। तो बेटा हैदर अली ने जो शासन किया था 1761 से लेकर 1782 तक उन्होंने शासन किया मैसूर के ऊपर, और मैसूर जो है कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। तो उनके पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था। उन्होंने भी उनके बाद अपने पिता की जो विरासत सी थी उसको बखूबी निभाया, और उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद वो राजगद्दी पर बैठे। तो 1782 से 1799 तक इनका शासनकाल रहा टीपू सुल्तान का। तो इन्होंने 1799 तक शासन किया, और जो चौथा युद्ध था अंग्रेजों के साथ मैसूर यानी मतलब टीपू सुल्तान का चौथा युद्ध 1799 में उनकी राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टम उनकी रक्षा करते हुए हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अब देखो बच्चे, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें जो था मालाबार तट पर होने वाला व्यापार, जो ये 3 तट हुआ करते थे, मालाबार तट जो था कर्नाटक से कन्नड़ गोवा से कर्नाटक, तो कन्नड़ तट और कर्नाटक से लेकर केरल तक मालाबार तट जो था, इस पर जो रियासती मैसूर का शासन हुआ करता था। तो यहाँ से अंग्रेज जो थे वो काली मिर्च, इलायची, लौंग और चंदन की लकड़ी का निर्यात किया करते थे, और ये बात टीपू सुल्तान को पता चली तो उन्होंने इसको पूरी तरह से इसके कारोबार पर रोक लगा दी, और उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अपनी सेना को आधुनिक बनाया। नेक्स्ट देखें बच्चों, सुल्तान इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधिकारी जो थे वो इससे बहुत आग बबूला हो गए, और उन्होंने हैदर अली और उसके पुत्र को बहुत ही ज़्यादा अपने लिए एक खतरा, और ये उनको घमंडी और महत्वाकांक्षी मानते थे, और उन्होंने उनको नियंत्रित करना और उनको कुचलना संभव समझा। नहीं तो ये कंपनी के लिए बहुत आगे जाके एक खतरा बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने इनके साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी। तो पहली थी 1767 से 69 तक, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध। दूसरा 1780 से 84, 1790 से 92, 1799 में। इस युद्ध में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे देखते हैं, मराठों के साथ लड़ाई। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761।
तो यहाँ पर जो तीसरी लड़ाई है बच्चों, इसके बारे में, ये तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। इसमें मराठे जो थे पूरी तरह से न थे अहमद शाह अब्दाली से। तो यहाँ पर इस शासन के इनके सत्ता समाप्त होने के बाद इनकी सत्ता जो थी सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में आ गई। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, पेशवा क्या होता था? पेशवा क्या होता था? ये पेशवा एक सर्वोच्च मंत्री था मराठों की सल्तनत के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी यानी राज्य मंडल के सदस्य हुआ करते थे। और इसमें ये 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। इसके बाद आगे कॉन्फेडरेंसी एक गठबंधन था। ये यहाँ पर कंपनी मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालवाई संधि के साथ समाप्त हुआ, इसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध यानी शुरू हो जाते हैं में, पहला 1803 से 5 तक, तीसरा 1817 से 19 तक। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के में मराठों की ताकत पूरी तरह से कुचल दिया जाता है और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट जो है सर्वोच्चता का दावा, और ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन्होंने सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी। यानी आ जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बाद में थे, पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सॉरी, ये बाद में बने थे। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। इन्होंने 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल का पद प्राप्त किया और उन्होंने इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत हुई। यानी सर्वोच्चता की नीति आ जाए, सर्वोच्चता की नीति किसने अपनाई? तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। उनका शासनकाल आ जाता है, कब से शुरू किया? 1813 से 1823 तक। तो इन्होंने अपने राज्य में अपनी सत्ता को सर्वोच्च बताया औरों से ज़्यादा, और इन्होंने अधिग्रहण की धमकी देते हुए अधिकार के पास अपनी और सोच में अंग्रेजों की नीतियां दिखाई थी। अब अगला टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2 नंबर का आ जाता है। यहाँ से लेकर रानी चेन्नम्मा के बारे में, और दूसरा जो था चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद जो एक रायन्ना तो थी। इसमें देखो, जब अंग्रेजों ने कित्तूर कर्नाटक में है, कैसे कित्तूर और कैसे कर्नाटक, कित्तूर और कर्नाटक, ये कर्नाटक का भाग हुआ करता है। तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने उनके प्रतिरोध को जारी रखा, यानी उनके गुस्से को उन्होंने भी आगे बढ़ाया, वो भी उनसे नाराज था। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। तो याद रखें, ये आगे है बच्चों। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। ध्यान रखें, 1830 के दशक में, और कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत में को भी अपनी चपेट में ना ले। इसी डर से के चलते अंग्रेज अब उत्तरी पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में इसमें आ गया उनके में सिंध पंजाब, जो पाकिस्तान, सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद, ये जो क्षेत्र थे भारत के अंदर, भारत में ही थे। पहले पाकिस्तान जो था वो भारत का ही अभिन्न अंग था, भारत के हिस्सा थे। 1847 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। महाराजा रणजीत सिंह
यानी पंजाब पर शासन करते थे उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी 1839 में उनकी मृत्यु के बाद। यह रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां लड़ी। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने अधिग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट है विलय की नीति, हड़प की नीति है डेप, हड़प की नीति। और इससे है डेप हड़प है डे से डलहौजी और डे से हड़प, डलहौजी। ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों, हड़प विलय एक ही बात है। हड़प से हड़प लेना किसी क्षेत्र को जबरदस्ती, डलहौजी ने शुरू की थी ये नीति। 1848 से लेकर 56 के बीच गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी, और डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि किसी शासक की मृत्यु होने के बाद अगर उस पर अपना पुत्र नहीं है, अपना कोई वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत को अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के में मिला लिया जाएगा। और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कई रियासतों को अपने क्षेत्र में मिला लिया। उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 और झांसी 1854। जो झांसी की जो शासिका थी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी दत्तक पुत्र गोद लिया था, परंतु उन्होंने अंग्रेजों ने उनको ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं दी और तभी उन्होंने उनके साथ बगावत की थी। 1856 में कंपनी अवध को अपने नियंत्रण में लिया। 1856 में लास्ट में कंपनी ने अवध को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। और इसमें तो उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अंग्रेजों ने कहा ये बात कि जो अवध के राजा हैं वो शासन को अच्छी तरह से नहीं चला रहे हैं, वो कुशासन, उनका शासन जो है कुशासन की तरह है, कब्जा करने को मजबूर कर दिया। और प्रे नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। नेक्स्ट देखें बच्चों, ये जो है यहाँ पर दो तरह के रंग दिखा रखे हैं। एक तो है पीले रंग का, यहाँ पर देखें ये संकेत जो है साथ में दिखा रखे हैं। पीले रंग का जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन का क्षेत्र था, और रेड जो कलर है जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। और ये बात है 1797 के अंतर्गत। ये यहाँ पर ये इतना क्षेत्र इनके अंतर्गत नहीं आता था। ये पीला पीला जो क्षेत्र है ये ही केवल यहाँ पर ही अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का वर्चस्व जो था वो स्थापित हुआ था। इसके बाद उन्होंने पहले ये है 1840 तक, यानी 1840 ईस्वी में उनका साम्राज्य तो जो था वो बढ़कर देखो किस तरह से विस्तृत होने लगा है। विस्तारवाद की नीति अपनाते थे। यहाँ पर देखो वहां पर थोड़े ही भाग थे और यहाँ पर देखो पीले रंग का जो है कितने क्षेत्र तक बढ़ रहा है। यहाँ पर इधर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। और 1857 में देखिए यहाँ पर 1857 तक ये क्षेत्र जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया है, यानी मतलब पूर्व से लेके तक, पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो क्षेत्र था वो उनके साम्राज्य में स्थापित हो चुका था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें जो ये रियासत हैं ये दिखाई हुई हैं, ये आपको देख लेनी है बच्चों। नेक्स्ट जो है देखिए, जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल बने। उन्होंने महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर चुकी थी, और ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयां में बटे हुए थे।
जो ब्रिटिश इलाके थे जो थे वो 3 इकाइयों में बांट रखे थे अंग्रेजों ने, जिनको प्रेसिडेंसी शहर के नाम से जाना जाता था। एक तो बंगाल, मद्रास और मुंबई। पूरब में बंगाल, ये पूरब बंगाल, पश्चिम दक्षिण मद्रास। ये जो 3 प्रेसिडेंसी शहर बनाए थे और भारत को इस तरह से 3 ओर से शासन करने के लिए इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की इस तरह से। और ये जो क्षेत्र थे इस तरह इनको अपने अंडर मिला लिया। एक प्रेसिडेंसी शहर यहाँ स्थापित किया कलकत्ता, एक प्रेसिडेंसी शहर यहाँ स्थापित किया मद्रास, और एक प्रेसिडेंसी शहर यहाँ स्थापित किया उन्होंने जिनको मुंबई के नाम से जाना जाता है। ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे इनके, जहाँ से शासन को चलाया जाता था। इन्होंने यहाँ पर ही अपने लिए नए शहर स्थापित किए थे जिनको व्हाइट टाउन कहा जाता था। वहां पर केवल और केवल अंग्रेजी भारतीयों को वहां पर रहने की अनुमति नहीं होती थी। तो आगे देखिए बच्चों, 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। एक जो अदालत थी वो थी फौजदारी अदालत, और दूसरी अदालत जो थी वो थी दीवानी अदालत। यहाँ पर जमीन जायदाद के और अन्य मामले दीवानी अदालत में देखे जाते थे, और फौजदारी अदालत में केवल और केवल लड़ाई झगड़े के मामले यहाँ पर उनका निपटार किया जाता था। 2 तरह की थी, दीवानी अदालत और फौजदारी। आपको पता है फौजदारी के नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े। नेक्स्ट देखें, लड़ाई झगड़े मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा, जहाँ पर अगर कहीं लड़ाई होती है तो फौज को आगे किया जाता है। तो फौज क्या करती है, लड़ाई झगड़ा। तो फौजदारी अदालत यानी लड़ाई झगड़े के मामलों को फौजदारी अदालत ही देखती थी। दीवानी अदालतों के कारण के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, यानी मतलब हिंदी में उनका अनुवाद यही करते थे, हिंदी उर्दू आदि हिंदी में। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। कलेक्टर होते थे प्रत्येक क्षेत्र के। यहाँ पर देखें, काजी कौन होता था, एक न्यायाधीश, न्याय का न्याय कानूनों की व्याख्या करता था। और महाभियोग जो इम्पोर्टेंट है, ये महाभियोग क्या किसे कहते थे, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश संसद यानी उपरि सदन होता है ब्रिटिश संसद का, हाउस ऑफ कॉमन्स को ब्रिटिश संसद के नाम से जाना जाता है, में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। यानी जितना उसने पैसा कमाया, ये पैसा आया कहाँ से, जो और तुमने धोखाधड़ी तो नहीं की, किसी तरह से दूसरे हथकंडों से कोई इतना ये पैसा कमाया, वो कैसे कमाया उसके बारे में जवाबदेही होती है। ये यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स है। यहाँ पर प्यार बच्चों देखिए, ये है महाभियोग चल रहा है। ये यहाँ पर देखो, जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बुर्के ने इस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप मढ़ा, और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो 7 साल तक जो चला। नेक्स्ट देखें, धर्मशास्त्र बड़ी समस्या थी। ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करना। तो यहाँ पर देखें, धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीके आचरण के सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, उसको धर्मशास्त्र कहा जाता है। इस भिन्नता को खत्म करने और एक रूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। एन बी हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
1778 तक यूरोप न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार की गई थी और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर अदालत की भी स्थापना हुई। यहाँ पर ध्यान रखें, रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया 1773 में। इसमें इसके अंतर्गत भारतीय न्यायाधीशों को भी न्याय व्यवस्था में शामिल किया जाने लगा और वो भारतीयों के मामलों को देखने लगे। अगला है कंपनी की फौज। कंपनी ने फौज जो थी वो किस तरह से तैयार की, उसमें किस तरह से सुधार किए, घुड़सवार शामिल किए या कोई बंदूकों वाले जो सैनिक थे वो उसमें जोड़ने शुरू कर दिए। एक उनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा, पेशेवर पेशेवर जो प्रशिक्षण होता है उनको वो दिया जाने लगा, उन्नत किस्म की टुकड़ी बनाने के लिए, उन्नत किस्म की फौज बनाने के लिए, ताकि वो हर कंडीशन में दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार रहे। उनको अति उन्नत बनाने के लिए कंपनी की फौज तैयार की जाने लगी। इसमें सिपाही जो थे भारतीय भी उसमें शामिल किए जाने लगे। किसानों को उसमें जबरदस्ती भर्ती किया जाने लगा और उनको पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिए जाने के बाद उनकी जो सूरत थी वो बदलने लगी। और ये जो सिपाही जो शब्द है वो सिपाही जो शब्द है वो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना हुआ है। ये क्वेश्चन आ जाता है, सिपाही शब्द किससे बना है? भारतीय शब्द से। और ये दो प्रकार की ये जो बंदूक रखते थे, मस्टेक, तोड़दार बंदूक होती थी मस्टेक, और उसको केवल और केवल पैदल चलने वाले जो सैनिक होते थे वो अपने पास रखते थे। और दूसरी थी मैचलॉक, और कुछ सैनिक ऐसे थे जिनके पास मैचलॉक बंदूकें थी और जिसमें ये बंदूकें उनमें बारूदों को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। नेक्स्ट यानी उनको आगे है यानी सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाही को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण अभ्यास उनको अति उन्नत बनाने के लिए, महत्वपूर्ण दिखाने के लिए, यानी किसी भी विपरीत परिस्थितियों में दुश्मनों का सामना करने के लिए या भारतीयों को दबाने के लिए, भारतीय राजाओं को करने के लिए, अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाने लगे। इसमें कभी कभी समस्या ये थी कि क्योंकि पेशेवर सिपाही को सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे, आसानी से छोड़ सकते थे, वह खुद भी अपने सुझावों को बजाय सिपाही मान सकते थे। अब यहाँ से निष्कर्ष देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार कंपनी बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। भौगोलिक औपनिवेशिक यानी बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में जो शासन था वो फैल चुका था और ये तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगा और यहाँ पर भाप से चलने वाले जो जहाज के आने के बाद ये यात्रा 3 हफ्तों में ही समेट दी गई और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। ये पॉइंट भी नोटेड। जो यहाँ 63% और 78% आबादी, इन दो देख लो फैक्टरों को, इतने तक उन्होंने अपना जो सीधा सवाल लोगों से करना शुरू कर दिया। आगे देखो नेक्स्ट जो है इस समाप्त होने पर है। आज ये लेसन काफी लंबा था। यहाँ पर देखो दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार, यानी डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। डच व्यापारी मतलब हॉलैंड वासी डच जिनको बोलते थे, उनके यात्रियों को डच कहते थे। अब इसका नाम बदलकर नीदरलैंड रख दिया है। नीदरलैंड, इस देश का नाम अब नीदरलैंड है बेटा, ध्यान रखें। व्यापार पहुंचे, जल्दी दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। यानी व्यापार युद्ध में सैनिक, उस जो राजा उसके जो प्रजा होती थी उसमें उन लोगों को, उस सेना में भर्ती लोगों को बंदी बनाकर उनको दास बनाया जाता, स्लेव बनाया जाता और उनसे मनचाहक वर्क करवाया जाता था। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित
कैब में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या इतनी थी 36,774। तो यहाँ पर दास प्रथा का अंत जो था वो 1834 में। तो ये याद रखने वाला जो पॉइंट था। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है ये सही मिलान है, ये आपको करने हैं। जो इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये राइट डाउन करने हैं, इनकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।